सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ली लैकोका के कोट के साथ। ली लैकोका कहते हैं अ कंट्रीज कॉम्पिटिटिवनेस स्टार्ट नॉट ऑन द फैक्ट्री फ्लोर और इन द इंजीनियरिंग लैब, इट स्टार्ट इन द क्लासरूम। देखो इस कोट का मतलब है क्या कि आपको किसी कंट्री की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ग्लोबल लेवल पे कितनी कंट्री जो है कॉम्पिटिटिव है, अगर आपको ये डिसाइड करना है तो आपको उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके क्लासरूम में क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम उसका कैसा है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो कंट्री है फ्यूचर में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कैसी होगी। क्योंकि क्लासरूम से क्या निकलते हैं, स्किल्ड लेबर निकलते हैं। और ये जो कोट है आज का, ये कहीं ना कहीं स्किलिंग के ऊपर फोर्स कर रहा है। ठीक है, साफ सीधा मतलब है क्या कि हमारी क्लास से एजुकेशन सिस्टम डिफाइन करता है, एजुकेशन सिस्टम डिफाइन करता है कि जो कंट्री है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो यही कुछ कोट है हमारा आज का। ली लैकोका मतलब है जो मस्टैंग के मालिक है कि भाई फैक्ट्री फ्लोर पे ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती, डिसाइड होती है कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस कहाँ, क्लासरूम में। क्लासरूम मतलब एजुकेशन सिस्टम की कितना इनोवेटिव बना रहा है वो अपने बच्चों के माइंड को, क्या स्किल प्रोवाइड करा रहा है, क्या आज के लेवल की स्किल प्रोवाइड करा रहा है या जो रिडेंडेंट हो चुकी है, जो बाबा आदम के ज़माने की स्किल है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो यही कुछ चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिवनेस डिसाइड करती है। ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया जो है टॉप मोस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, और जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेबर फोर्स की कमी है डेवलप्ड कंट्री में क्योंकि वहाँ पे एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे हम ले, ये क्या चीज़ है, स्किल के थ्रू। ठीक है, तो अब इस एडिटोरियल में स्किल सप्लायर जो कि इंडिया बन सकता है, इस एडिटोरियल में हम डिस्कस क्या करेंगे, हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, इंडिया के क्या पास है, इंडिया के पास क्या कमियां हैं, उन सबको कैसे दूर करना है, वे फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे यूपीएससी CAPF एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि CAPF ऐसे ही कुछ आपके टॉपिक पूछता है। एक और एडिटोरियल आया था स्टील फ्रेमवर्क, तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं CSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन CAPF के लिए इतने इंपॉर्टेंट स्टील फ्रेमवर्क वाले नहीं होते, क्योंकि स्टील फ्रेमवर्क कहते ही किसको है, सिविल सर्वेंट्स को, CSC वालों को। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, ये भी इसी चीज़ पे जोर देते हैं कि जो स्किल है, ठीक है, हमारी जो लेबर फोर्स है, स्किल्ड लेबर फोर्स है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस अपॉर्चुनिटी को फिल करने के लिए हमारी स्किल्ड लेबर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जैसे IT प्रोफेशनल्स हो गए, हेल्थ केयर हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, तो ये सारे क्या है, ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्किल वाली। ठीक है, और ये कैसे दूर हो सकती है, कैसे हम इसको वो ले सकते हैं इसका पूरा फ़ायदा, अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर फोर्स हो। तो कुछ ग्लोबल ट्रेंड यहाँ पे डिस्कस किया गया एडिटोरियल में। देखो एजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, देखो हम किसी कंट्री में जाके कब काम कर पाएंगे, पहली चीज़ तो ये आप समझो कि किसी कंट्री में, अगर आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम में, अब आज का जो टाइम है 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो यूरोप में जा रहा है। ठीक है, यूरोप में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, मतलब कि बाहर की कंट्री में काम करने के लिए जा रहा है। लेकिन यही चीज़ आप आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले लेट से आप देखें तो ये चीज़ें बहुत रेयर थी कि एक या दो बंदा ही पूरे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाता होगा। लेकिन अभी देखो तो हर एक गांव से दो तीन बंदे जा रखे हैं। ठीक है, क्यों ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, सबसे पहली चीज़ तो एजिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, हमने पॉपुलेशन ट्रेंड समझा था, हमने एक कर्व देखा था, हमने देखा था जब किसी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब जब सोशल एडवांसमेंट आता है, एजुकेशन सिस्टम मतलब सोशल एडवांसमेंट आता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेथ रेट भी कम हो जाता है और बर्थ रेट भी कम हो जाता है। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ कम होगी तो क्या होगा कि नई जनरेशन कम आएगी, पॉपुलेशन उसकी डिक्लाइन होगी। ठीक है, यही चीज़ कहाँ हो रही है, डेवलप्ड कंट्री में हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सोशल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दोनों पीक पे है, हो चुका है। ठीक है, तो यही एजिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जो पहले से लोग हैं वहाँ पे वर्कफोर्स में है, अब उनकी एज बढ़ रही है। ठीक है, वो वृद्ध हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो लंबी लाइफ जीते। तो एजिंग की प्रॉब्लम देख रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा जापान। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है यूरोप के अंदर।
ठीक है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज से अडॉप्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो नई नई ग्रीन जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल पे क्या है, नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को फिल करने के लिए हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है अगर वो स्किल्ड होगी तो वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और देखो जैसे कनाडा में भी जो पॉलिसी है माइग्रेशन इमिग्रेशन जो पॉलिसी है वो भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट जो है, ठीक है, नर्सेज हो गए, अदर प्रोफेशनल वाले हो गए, इन शॉर्टेज को दूर करने के लिए ज़्यादा फोर्स करती है। मतलब क्या कि ग्लोबल लेवल पे डिमांड है स्किल्ड लेबर फोर्स की, जो कुछ कर सके किसी देश के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने ट्रेंड देखा, ग्लोबल ट्रेंड जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसीलिए जो है हमारे प्रधानमंत्री जी स्किल के ऊपर फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इंडिया में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है, स्किल से लेके देखो कोई ना कोई तो चैलेंजेस होंगे, तभी तो हम ग्लोबल डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। हमारे इंडिया के अंदर ही ज़्यादा क्राउड है, डेवलपिंग कंट्री है, और हमारा टारगेट भी क्या है, इंडिया को डेवलप्ड बनाना। तो देखो डेवलप्ड बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए रिमिटेंस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है, ये भी हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इस सब ट्रेंड को भी ध्यान में रखते हुए हम चैलेंजेस को थोड़ा समझते हैं। देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, और हर एक सेक्टर में ये चैलेंज है। ठीक है, ये जो चैलेंज है ये हर एक सेक्टर में, कुछ भी आए आंख बंद करके भी लिख दोगे तो कोई भी गलत नहीं होगा। सबसे पहला क्या है, हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर्ड एक कॉम्प्रहेंसिव जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक जो है कॉम्प्रहेंसिव जो सारी चीज़ों को कवर कर ले, ऐसा कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क भी नहीं है, कोहेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। जो भी है वो फ्रेगमेंटेड है, टूटे में है, मतलब एडहॉक बेसिस में हम बनाते हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझ लो बच्चों, कि जैसे अगर लेट्स से कि इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, XYZ प्रॉब्लम आती है, तो हम इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रॉब्लम से स्पेसिफिक एक पॉलिसी बना देती है। यही क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड या बोलो फ्रेगमेंटेड पॉलिसी की एडहॉक बेसिस पे हम पॉलिसी बनाते हैं। सारी चीज़ों को पहले से ही सोच के हम पॉलिसी नहीं बनाते, कॉम्प्रहेंसिव नहीं होती हमारी पॉलिसी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंडिया के अंदर है। ठीक है, और पॉलिसी के लिए चाहिए क्या, पॉलिसी के लिए चाहिए डेटा चाहिए, और डेटा आएगा कहाँ से, डेटा आएगा सर्वे से। और सर्वे हमारे यहाँ पे आपको पता है सेंसस 10 साल में एक बार होता है, और इस बार तो वो हुआ भी नहीं, तो बिना डेटा के पॉलिसी बनेगी कैसे। इसीलिए ये कमी आती है कि हमारे यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसीज नहीं होती। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं कि डेटा को वैसे ही कलेक्ट नहीं करते, जैसे कट करना चाहिए स्ट्रक्चर्ड मैनर में, वैसे कलेक्ट नहीं करते। हमारा जो करंट डेटा है माइग्रेंट्स का, ठीक है, माइग्रेंट्स जो वर्कर हमारे इंडिया से बाहर जाते हैं, ये उनका जो डेटा है हमारे पास पर्याप्त रूप से नहीं है, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। जिनका है उनका किसका है, हमारे पास लो स्किल्ड वर्कर्स, जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जो गल्फ कोऑपरेशन नेशन में 18 कंट्रियों में, इसके डेटा तक ही हमारी जो कंट्री है लिमिटेड है। बाकी जो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो US कनाडा वगैरह में काम कर रहे हैं, इनका हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव रूप से हम इनको ट्रैक ही नहीं करते। देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, डेटा की प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। डेटा होगा तब तो हम पॉलिसी बनाएंगे। अब डेटा भी हम क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो तरह के वो रहते हैं, लो स्किल्ड और स्किल्ड। जो लो स्किल्ड है वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमें पता है अरब कंट्रियों में, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ह्यूमन राइट से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसलिए कंट्री क्या करती है हमारी कि उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करती है, तो उनका हमारे पास डेटा है। लेकिन जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं जो US कनाडा वगैरह में काम कर रहे हैं, उनका कॉम्प्रहेंसिव रूप से हम उनको ट्रैक ही नहीं करते। ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम डेटा की आ गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, देखो तीसरी प्रॉब्लम है कि हम इंडिया जो है बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेती है। ठीक है, हम बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं जितनी भी कंट्री, कुवैत के साथ अभी हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करा, कल ही हमने देखा, तो हम बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं। जो हमारे वर्कर्स हैं, जैसे आपने कल भी हमने डिस्कस करा था कि मोदी जी वहाँ पे जो कुवैत के अंदर ब्लू कॉलर जॉब वाले वर्कर्स हैं उनसे मिलके भी आए। ठीक है, उनका जो कैंप है एक जगह रहते हैं, उनसे मिलके भी आए। तो हम क्या करते हैं कि हम बायलैटरल पॉलिसीज जो हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट है, वो साइन कर लेते हैं। किसके लिए, अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एनालिसिस उसका करते ही नहीं है। ये एक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये कुछ हमने चैलेंजेस देखे जो हमारी लेबर माइग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे यहाँ पे लेबर माइग्रेशन पॉलिसी रिलेटेड है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या करने की जरूरत है। ठीक है, क्या करने की जरूरत है, नीड क्या है, हमारी नेशनल पॉलिसी कैसे डेवलप करें, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो
अगर देखो हमारे यहाँ पे जो नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसको फोकस करने की ज़रूरत है क्या, कि हम स्किल्ड बेस जो है अपनी पॉलिसी को डेवलप करें। स्किल्ड बेस पॉलिसी का मतलब देखो, इसको थोड़ा सा समझ लो कि अगर हम ग्लोबल ट्रेंड को ग्लोबल ट्रेंड को अगर हम मेजर कर लें, ठीक है, इसका क्या मतलब है ग्लोबल ट्रेंड को मेजर कर लें। देखो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, मिडिल ईस्ट हो गया, आपका कनाडा हो गया, ठीक है, आपका यूरोप हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ के ट्रेंड को मेजर कर ले, कैसे पॉलिसी को डिजाइन करना चाहिए ये थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, क्योंकि इसको अगर लिखोगे तो बहुत इफेक्टिव तुम्हें नंबर मिलेंगे। कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्लोबल लेवल पे क्या ट्रेंड चल रहा है उसको मेजर करना चाहिए कि किस कंट्री में किस टाइप के वर्कर्स की जरूरत है, वहाँ पे कैसा सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, वहाँ पे कैसे स्किल चाहिए होते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें जो उन पर्टिकुलर कंट्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री की रिक्वायरमेंट अगर उसको हम मेजर कर ले और उसी रिक्वायरमेंट को अगर हम इंटीग्रेट कर ले अपनी पॉलिसी के अंदर, लेट से किसी कंट्री में, जर्मनी में मान लो, लेट से जर्मनी के अंदर चाहिए हेल्थ केयर वर्कर चाहिए, ठीक है, जर्मनी में हेल्थ केयर वर्कर चाहिए, तो जर्मनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम स्किलिंग प्रोवाइड कराना चालू कर दें अपने हेल्थ केयर वर्कर को, कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे हम अलग से एक वो बना दे, डिपार्टमेंट बना दे फॉरेन इमिग्रेशन के नाम से, कि यहाँ पे वो स्किल प्रोवाइड कराए जाएंगे जो अदर कंट्रियों में रिक्वायरमेंट है। लेट से जर्मनी में रिक्वायरमेंट है तो जर्मनी के हिसाब से हम सर्टिफिकेशन करें जो ग्लोबल लेवल पे भी जिसकी मान्यता हो, ठीक है। तो यहाँ पे 100% चांसेस होंगे, 100 भी तो नहीं तो 98% चांसेस होंगे कि जो यहाँ से ये सर्टिफिकेशन कोर्स करेगा उसको जर्मनी में कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड स्किल हैं जो हमें चाहिए। तो यही कुछ हमें करना चाहिए क्या, अपनी नेशनल पॉलिसी के अंदर, नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी के अंदर ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए कि जिस चीज़ की शॉर्टेज है वो चीज़ की स्किल प्रोवाइड कराओ और उस तरीके से प्रोवाइड कराओ कि जिस कंट्री में जाना है वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे जर्मनी में जो हेल्थ केयर वर्कर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्किल प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा जो ये जो स्किल शॉर्टेज है अदर कंट्रियों में वो हम ठीक कर पाएंगे। हमारे यहाँ से जो पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो रही है उनको थोड़ा सा रिलीव कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी बताए गए हैं जो हमें स्किल डेवलपमेंट में करने चाहिए। क्या बताया गया, देखो यही सारी चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस करी है कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ग्लोबल लेवल पे कहाँ पे गैप है, ठीक है। यही जो मैंने अभी बताया आपको, यही कि ग्लोबल लेवल पे कहाँ कहाँ गैप है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। कि हमारे इंडियन ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है फिर उसको इंटीग्रेट करो उसके हिसाब से, ठीक है। कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में सोलर टेक्नोलॉजी का चल रहा है, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के अंदर ज़रूरत है क्या, सोलर टेक्नोलॉजी की, तो हमारे यहाँ पे कंट्री में वैसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराओ जो उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाए, तो भी तो यहाँ से हम उनको माइग्रेट करेंगे। और ये बताया कि इंटरनेशनल स्किल सेंटर जो इंडिया के अंदर है उसको भी रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। कैसे रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, सेम वे में जैसे हमने यहाँ पे समझा, ठीक है, सेम वे में जैसे यहाँ पे हमने समझा कि जापान के अंदर जो एल्डर केयर सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, तो हमें अपने वर्कर्स को उस डायरेक्शन में एडवांस करना चाहिए, उस डायरेक्शन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। स्किल सर्टिफिकेशन सारी चीज़ वैसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे। समझ आ गया? देखो हमने ये सारी चीज़ वैसे ही डिस्कस कर ली कि हमें सारी चीज़ों को वैसे ओरिएंट करना चाहिए, कैसे कि जैसे रिक्वायरमेंट है। लेट से एग्जाम्पल समझो, एकदम सिंपल एग्जाम्पल कि आप बीटेक करते हैं, ठीक है, आप बीटेक छोड़ो, छोटा सा बीटेक करते हैं हम, ठीक है, बीटेक करते हैं आईसी से करते हैं, ईसीई से करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से करते हैं, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं कहाँ की, आपको टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं 1990s की, ठीक है, आईसी वगैरह बनाना सिखा रहे हैं, सर्किट सिखा रहे हैं, और 2024 में जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सिखा ही नहीं रहे, तो आपको कहीं जॉब मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सेम चीज़ ये है कि अगर आपको इंडिया के हिसाब से टेक्नोलॉजी स्किल प्रोवाइड कराए, कि अगर आपको इंडिया के हिसाब से, इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको स्किल प्रोवाइड कराए, तो आपको यूरोप में नौकरी कैसे मिलेगी? तो यही चीज़ है कि अपने जो हमारा स्ट्रक्चर है, करिकुलम है, उसको भी थोड़ा सा मोल्ड करने की ज़रूरत है ताकि जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उससे भी हम इसको अलाइन कर पाए, ताकि इसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे यहाँ से
जो माइग्रेशन है वो फ्रीक्वेंटली होगा, बहुत स्मूथली होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है क्या, कि देखो बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है क्या, कि हमारे यहाँ से वर्कर काम करने गया वहाँ पे फॉरेन कंट्री में, सऊदी में गया, चाहे यूएसए में गया, ठीक है, वहाँ पे रिसेशन वगैरह आ गए, वहाँ पे कुछ हो गया, शॉर्टेज हो गई कुछ, तो वहाँ से क्या करा, उसको ले ऑफ कर दिया एम्प्लॉय को। ठीक है, अब ले ऑफ करके वो फिर इंडिया आ गया। अब इंडिया में आ रहा है तो उसके पास स्किल एडवांसमेंट वाली है। ठीक है, इंडिया में उस स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी चलती है, यहाँ पे लो चलती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो खाली बैठा रहता है। तो उसको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके पास जो स्किल है उसको लोकली कैसे यूज़ करें, उसकी हमें ज़रूरत है। कैसे उसको करेंगे, एक कॉम्प्रहेंसिव प्लेटफॉर्म बना के। ठीक है, एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी, एक कॉम्प्रहेंसिव प्लेटफॉर्म। देखो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी प्लेटफॉर्म में होगा क्या, जो कमियां हैं हमारे पास, जो हमारे पास कमियां हैं, लकुने हैं, ठीक है, उनको ही हम अपनी कॉम्प्रहेंसिव प्लेटफॉर्म में लेके आएँ, कि लेट से अगर ये एम्प्लॉय आया था तो ये क्या कर सकता है, ये अदर एम्प्लॉयज़ को स्किल कर सकता है। ठीक है, इसको इसका जो स्किल है इसको रिस्ट्रक्चर करके लोकल लेवल पे यूज़ किया जा सकता है। ऐसे करके कुछ हम बनाए कि माइग्रेशन वगैरह ट्रैक करे, स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब मार्केट क्या अनसाइट है, वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं वो अगर होगी तो क्या होगा कि हमारी जो पॉलिसी है वो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होगी। जो अभी समझा हमने, इसी के हिसाब से अगर पॉलिसी बनाएंगे तो ये क्या होगी, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होगी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया अकेला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है अकेला ऐसी चीज़ कर रहा है, फिलीपीन में भी ऐसा मॉडल है। देखो फिलीपीन में भी जो नर्सेज हैं, वहाँ के सी फेयर हैं, उनको जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया जाता है ये सर्टिफिकेशन का, स्किल का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसीलिए फिलीपींस वगैरह से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है यूएसए के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो जो जापान है, जापान में पता है एल्डरली की प्रॉब्लम आ रही है, इसको दूर करने के लिए वो कॉन्टैक्ट भी कर रही है, टाई अप भी कर रही है किसके साथ, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जैसे वियतनाम वगैरह हो गया, उससे टाई अप कर रही है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रही है, किसके लिए, ताकि उनकी जो स्किल है उसको जापान के हिसाब से मोल्ड किया जा सके। तो देखो अगर अदर कंट्री कर रही है तो इंडिया के पास तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, इंडिया के पास तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया के पास है। अगर इसको स्किल प्रोवाइड करा के, क्योंकि अदर ग्लोबल लेवल पे हो क्या रहा है कि वहाँ पे जो है लोगों की कमी है, काम करने वाले वर्कर्स की कमी है, तो अगर इंडिया स्किल प्रोवाइड करा दे उनके हिसाब से, जहाँ पे ये कमियां हैं उनके ट्रेंड को ट्रेस करके, तो इंडिया अपनी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, जो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, और उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेगा। मतलब ये क्या है, ग्लोबल लेवल का सॉल्यूशन इंडिया प्रोवाइड करा सकता है। इंडिया स्किल में ग्लोबल लेवल का गुरु बन सकता है। तो ये चीज़ें शायद आपको आई होप समझ आ गई होगी अच्छे से कि कितनी इंपॉर्टेंट है करनी। देखो ये जो आज का डिस्कशन है ये पॉपुलेशन का ट्रेंड आ गया। ठीक है, उसके अंदर यहाँ से पॉइंट लिख सकते हो, एजुकेशन आ गया वहाँ लिख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट आ गया वहाँ लिख सकते हो। तो ये जो आज का डिस्कशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब सारे सेक्टर में आपको ये फॉर्डर पॉइंट प्रोवाइड कराता है, बहुत जेन्युइन पॉइंट है। एग्जाम्पल्स वगैरह अपने नोट्स में लिख लेना, जैसे जापान हो गया, फिलीपीन हो गया, और जितने भी हमने एग्जाम्पल्स यूज़ करें स्टैटिक जो पोर्शन में से, उसको थोड़ा सा लिख लेना, क्योंकि जब भी तुम एग्जाम्पल देते हो डिस्कशन के साथ तो उसको सॉलिड बना देता है तुम्हारे डिस्कशन को, तुम्हारे एस्से को। ठीक है, तो वही चीज़ करनी है हमें कि स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर देना है। ठीक है, अब आज का होमवर्क क्या है तुम्हारा, देखो बच्चों आज का होमवर्क है तुम्हारा पेपर 2 के लिए ये जो एस्से दे रखा है इसको लिखो। ठीक है, ब्रिजिंग ग्लोबल स्किल गैप, इंडियाज पार्ट टू बिकमिंग अ वर्कफोर्स लीडर। ठीक है, तो ऐसे काइंड ऑफ जो टॉपिक है बिल्कुल आ सकते हैं आपके एस्से राइटिंग के अंदर। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली टॉपिक के साथ तो कुछ भी आए आपके लिए सब इजी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें करनी है और वही चीज़ हम कर रहे हैं डेली डिस्कस करके। ठीक है, चलो ये हमारा जो प्रोग्राम है अभ्यास लेखन 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो देखो बच्चों जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही क्वालिटी वाला प्रोग्राम है। CAPF की हिस्ट्री में नहीं आने वाला ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर टोटली 25 लेक्चर्स हैं। 25 लेक्चर्स मतलब 25 टॉपिक्स हैं, जिसमें न्यूमरस लेक्चर्स होंगे। सारा कॉम्प्रहेंसिवली जो है सारी चीज़ कवर कर लेंगे। इंडिया वाली कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाता, हमने कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो सारी चीज़ कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लेंगे। 10 ईयर जो ट्रेंड चल रहा है, तो आपका CAPF का जो ट्रेंड चल रहा है उस पे बेस है ये। ठीक है, CAPF का जो ट्रेंड है उस पे बेस्ड है हमारा ये अभ्यास लेखन। ठीक है,
पेपर 1 के लिए अभ्यास मंथन है, इसको भी थोड़ा ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा है। इसके अंदर सारी चीज़ आपके टेस्ट के अंदर ही रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। उसी हिसाब से ये स्ट्रक्चर करा है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूपीएससी कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी सीएससी का पेपर लगाते हैं और सोचते हैं कि वो उनके हिसाब से बनाए। तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर दोनों का देख लेना, समझ आ जाएगा कि सीएससी का जो पेपर होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है आपके पेपर से। तो अपने आप को अपने ही जो दायरे में अगर कवर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सीएससी और सीएपीएफ में फ़र्क है, ठीक है। तो उस फ़र्क को दूर हमारे इस टेस्ट सीरीज़ ने किया है। अभ्यास मंथन अफोर्डेबल है, एक बार ट्राई करना, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो जो हमारी आरई सीरीज़ थी, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग जो सीरीज़ थी, अभी मैं लाने वाला हूँ इसका बायोलॉजी का, आज या कल में शायद, आज तो नहीं, आज मैं थोड़ा सा उसको डिज़ाइन करके फिर कल या आज में ही एक लेक्चर लेके आऊँगा बायोलॉजी का। देखो हमने उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की जो हमारी केमिस्ट्री में आया था, उसमें क्या देखा था कि न्यूज़ कुछ आती है और पूछता कुछ है। देखा था या नहीं देखा था? देखा था ना। तो देखो उसी के बेस पे हम अपना डेली डिस्पैच जो है डिज़ाइन करते हैं कि जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ को तो डिस्कस करते ही करते हैं, ठीक है, उस न्यूज़ को तो डिस्कस करते ही करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि वहाँ से जो डायमेंशन निकल सकती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, और वही इसका एग्जाम्पल है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। देखो पूरे न्यूज़पेपर में नहीं आया हुआ ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, लेकिन ये चीज़ आ रखी है, कश्मीरी आर्टिसन का कुछ आ रखा है। ये वाला क्या चीज़ है, देखो पेपियर माशे मॉडल है, डोडो, ये जो दिख रहा है तुम्हें, डोडो है, मॉरिशस में है, मॉरिशस का नेशनल वो है, बर्ड है, ठीक है। और ये मॉरिशस वालों ने ही इंट्रोड्यूस करा था कश्मीर में डोडो। तो ये डोडो के ऊपर ये कुछ ये दिख रहा है तुम्हें, जैसे कारागिरी करते हैं, उसे कहते हैं पेपर माशे मॉडल, ठीक है। कहाँ पे है? कश्मीर में। ये थी कुछ न्यूज़, ठीक है, थोड़ा बहुत और न्यूज़ थी कि खतरे में आ रहा है क्लाइमेट चेंज, ये वो। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है कि ये जो पेपर माशे है ये जीआई टैग में आता है, कश्मीर का है ये, ठीक है। जीआई टैग क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे इसको, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जीआई से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से समझने की जरूरत है। देखो जो ये पेपर माशे जो क्राफ्ट है जो दिख रही है आपको, ये वाली पेपर माशे जो कश्मीरी क्राफ्ट होती है बेसिकली, जो आपने देखा होगा कि बर्तन वर्तन पे बहुत तरीके से वो कारागिरी करते हैं, उसे कहते हैं पेपर माशे। तो ये जो क्राफ्ट है ये जीआई टैग मिला हुआ है, कहाँ की है? कश्मीर की। जीआई टैग मिलने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अब सब थोड़ा सा समझेंगे। देखो जीआई टैग बेसिकली आप मान लो कि आपकी जो कारागरी है एक तरह से उसका ट्रेडमार्क है कि आप ही कर पाओगे एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। वही चीज़ है, नेम या साइन है जो सर्टेन प्रोडक्ट्स पे यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रेडमार्क वगैरह, ठीक है। ये अगर देखो जीआई टैग किसी को मिल गया, जैसे गुड़ वगैरह को भी जीआई टैग मिलता रहता है, तो जीआई टैग इंडिकेट किसको करता है? जीआई टैग इंडिकेट करता है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई किसी को जैसे ये पेपर माशे को मिला है तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये जो पेपर माशे वाली जो आर्ट है, ये आर्ट जो है ये कश्मीर से, मतलब ज्योग्राफिकल टेरिटरी से अटैच होता है, कि ये सिर्फ अब कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है? सिर्फ कश्मीर में। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर ये बनाने लग जाओ, नहीं, ये नहीं है। जीआई टैग जिसको मिला हुआ है पेपर माशे टेक्निक को, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से ये जो आर्ट है या जो भी चीज़ है वो अटैच है। तो मतलब क्या है इसका कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ही ये प्रोड्यूस होगी। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका के लोग पेपर माशे बनाने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको अब क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। क्या लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है? नहीं, सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। 10 साल में खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से इसको अप्लाई करो। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री करता है, और इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है इससे अटैच है। देखो ये जो एक्ट है, ये बेसिकली क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी एक स्पेसिफिक रीजन की आर्ट को या स्पेसिफिक रीजन की किसी प्रोडक्ट को, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये ट्रिप है, इससे कहीं ना कहीं ये अटैच है, रिलाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वही सारी चीज़ें हैं, बस यही चीज़ आपको याद रखने वाली है क्या, कि जो जीआई टैग है हमारा, जो पेपर माशे है जीआई टैग के अंदर आता है। जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल रीजन से अटैच होता है, कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई आर्ट होती है, कोई चीज़ होता है, कोई प्रोडक्ट होता है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। अब थोड़ा सा देख लो कि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके अंदर से लेके आया था मैं, यही जो अपना ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसी के इसमें से है ये। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का, देखो अभी तो आया नहीं है मार्च 2025, तो ये लिस्ट जो है
ये अपग्रेड होती रहेगी। लेकिन अभी तक अप टू डेट है ये कि अभी तक ये जो अब अप्रैल 2024 से सिर्फ इन लोगों को इन चीज़ों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। हैंडीक्राफ्ट को मिलता है, फूड स्टफ को मिलता है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम को मिलता है, इंडिया में मिलता है, इंडिया के बाहर वालों को भी मिलता है। ठीक है, देखा जापान का शेक है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और ये क्या है, पिकुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का। बरेली केन बैम्बू क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का। थारू एम्ब्रॉयडरी, उत्तर प्रदेश। बरेली जारी जरौदी, उत्तर प्रदेश। बनारस तिरंगी बर्फी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कच्छ अजरक, ये गुजरात। ठीक है, तो मतलब इन सबको क्या मिला हुआ है, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो बच्चों, क्वेश्चन या तो जीआई से रिलेटेड, जीआई टैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, कि ये डब्ल्यूटीओ को सेटिस्फाई करता है या उससे अलाइन है या नहीं है, एक्ट के अंदर गवर्न होता है, जोग्राफिकल रीजन से रिलेटेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। प्लस इसके अंदर क्या आएगा कि आपको ये स्पेसिफिक 4 आइटम दे देगा। 4 आइटम देने के बाद बोलेगा किस किस को जीआई टैग मिल रखा है वो बताओ। या फिर 4 आइटम देने के बाद बोलेगा कि जैसे ये है निशोचू, बोलेगा नागालैंड से रिलेटेड है, नहीं ये गलत है, ये तो जापान से रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बच्चों देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो। डेली डिस्पैच में डेली लेके आता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, मानता हूँ थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन आपको डेली देखना चाहिए। डेली देखने के बाद आपका डेली रिवीजन होता है इससे। ठीक है, तो भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, डेली ज़रूर देखो इसको। क्यों? क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे एग्जाम के अंदर, और ना छूटे इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि भाई तुम देख रहे हो नहीं देख रहे। कि सेम बंदा देख रहा है तो क्या होगा, वो कमेंट करेगा डेली, अगर नहीं कर रहा तो मतलब नहीं देख रहा, तो कमेंट करना बिल्कुल मत छोड़ो। नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिकल मिनरल के ऊपर। एक चीज़ और समझ लो बच्चों, क्या कि अगर कोई चीज़ न्यूज़पेपर में दोबारा रिपीट हो तो वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई न्यूज़ दोबारा रिपीट हो तो वो इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल कराया हमने, मैंने क्वेश्चन दिया था मुझे याद है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल अब दोबारा से आ गया है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से तो भाई एक क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। तो तुम्हें क्या करना है, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उसका थोड़ा सा नाम याद रख लेना भाई, कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। स्पेशली उनका तो ज़रूर नाम याद रखो जो न्यूज़पेपर में आते हैं। ठीक है, स्पेशली उनका तो ज़रूर नाम याद रखो जो न्यूज़पेपर में आते हैं। तो ये कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा हम न्यूज़ में देख लेते हैं। न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ ऐसे बहुत बड़ी थी, लेकिन हमारे मतलब की जो न्यूज़ थी वो ये कि चाइना, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है चाइना, ये देखो ये है चाइना और ये है अदर कंट्री। अब तुम यहाँ पे देख लो कि चाइना का डोमिनेंस कितना है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। ये जो रेड है ये सारा चाइना है, तो क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ अकेली एक चाइना की कंट्री के पास इतने सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और बाकी अदर कंट्रीज के पास ये सारी चीज़ें हैं। तो 87% जो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग होती है वो चाइना के अंडर है। 58% लिथियम रिफाइनिंग जो होती है चाइना के अंडर है। 68% सिलिकॉन प्रोसेसिंग होती है ये चाइना के अंदर। मतलब क्या कि चाइना का जो है डोमिनेंस है, डॉन है बेसिकली चाइना क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर ये भी तुम याद नहीं करते तो ये 6 तो तुम्हें ऐसे रटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 6 मिनरल्स के लिए, क्योंकि इन 6 मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगर तुम्हें इनके नाम याद नहीं है तो फिर तो सोच लो कि तुम वो हो एकदम, तुम्हें देश की परवाही नहीं है। तो इनके तो नाम ज़रूर याद रखना। देखो सबसे पहले है बिस्मुथ, 40% चाइना के ऊपर डिपेंड है हम बिस्मुथ के लिए। लिथियम के लिए हम 82% है। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारे प्रोजेक्ट है, ईवी का जो भी हमारा फेम वगैरह स्कीम होगी सारी लिथियम आयन के ऊपर डिपेंड है। अब देखो 82% हम चाइना के ऊपर डिपेंड है। तो देखो चाइना इसको अगर स्ट्रेटेजिकली यूज करने लगे, इसी चीज़ को इंडिया के अगेंस्ट में बैन लगा दे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दे, टैरिफ बढ़ा दे, तो क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम तो ठप हो जाएगा। और यही चीज़ चाइना क्या कर रहा है कि इसको एज अ वेपन यूज कर रहा है। ये जो हमारी डिपेंडेंसी है इसको एज अ वेपन यूज कर रहा है। उसके बाद सिलिकॉन हो गया 76%, टाइटेनियम हो गया 50%, ट्रिलियम हो गया, टेलुरियम हो गया 48%, ग्रेफाइट हो गया 42.4%।
तो ये सारे भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसके लिए इंडिया किस पे डिपेंड है, चाइना के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब देख लो चाइना के ऊपर डिपेंड है तो इंडिया कुछ तो कर ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठा होगा कि चलो डिपेंड है तो डिपेंड है, बैन लगा देगा तब की तब देखेंगे। ऐसा इंडिया नहीं करता, ऐसा स्टूडेंट जरूर करते हैं कि वो सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज तब ले लेंगे जब एग्जाम आ जाएगा, पहले फॉर्म तो निकलने दो सर तभी तो टेस्ट सीरीज लेंगे। वो आप करते हो। इंडिया क्या करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करके चलता है। अगर फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तो तुम भी क्या करोगे, जल्दी ले लोगे। तो देखो इंडिया ने क्या मेजर्स कर रखे हैं फ्यूचर की प्लानिंग पे। एक हमारा काबिल करके है, जॉइंट इनिशिएटिव है, जॉइंट वेंचर है हमारी 3 कंपनियों का, NMDC का मिनरल इससे रिलेटेड है ये, मैकॉन और भेल वाला। ठीक है, मैकॉन जहाँ पे धोनी के पापा काम करते थे, मतलब ये मैकॉन वही है। ठीक है, NMDC, मैकॉन और भेल। ठीक है, ये तीन जो हमारी कंपनी है गवर्नमेंट की, इन तीनों का जॉइंट वेंचर है काबिल बेसिकली करता क्या है, वैसे तो बहुत काबिल है लेकिन बाहर जाके ये क्या करता है, दूसरी कंट्रियों से टाई अप करता है। जैसे हमने वो ट्राइंगल देखा था, लिथियम ट्राइंगल, साउथ अमेरिका वाला, तो कंट्रियों से टाई अप करता है ताकि ये जो चाइना है ये बंद भी कर दे तो हमारा काम चलता रहे। तो काबिल उसी के लिए बनाया है, बाहर जाके ये सारी चीज़ें करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका इंडिया पार्ट है, जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, क्रिटिकल रॉ मिनरल्स क्लब्स, और हमारा एक PLI है जो प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको कम करने की कोशिश। देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो काम आएगी, कहाँ पे काम आएगी, अगर यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट आ गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करना वहाँ पे तुम भी एज अ वेपन की तरह से चाइना यूज़ करता है। ठीक है, तो तुम भी थोड़ा सा समझ जाओ। अब चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, 2 ही है ना, हाँ 2 ही है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, कुछ फालतू की न्यूज़ में थी तो हमने वैसे ही निगलेक्ट कर दी। प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम क्या चीज़ है ये बच्चों, देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा जो अमित शाह की मिनिस्ट्री है, अमित शाह सर की मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, उन्हीं के लिए तो तुम काम करने वाले हो, तो उनको तो सर्व करके बोलना ही पड़ेगा। MHA जो है हमारी अमित शाह सर की जो मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने फिर से रीइम्पोज कर दिया क्या, प्रोटेक्ट एरिया रिजिम। कहाँ पे, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में। ये क्या है, ये न्यूज़ है। ठीक है, न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि न्यूज़ से भी तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि भाई क्या होता है ये प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम। देखो जैसे ये आ गया, आप क्या होगा कि कोई भी फॉरेनर्स आएगा, वो विजिट करेगा, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा। पाप है वैसे तो ये वाला प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये है पाप। ठीक है, तो फॉरेनर्स को पाप लेना पड़ेगा, मतलब परमिट लेना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अमित शाह सर की मिनिस्ट्री ने MHA ने 3 जो हमारे स्टेट है, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पे क्या लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम लगा दिया। आप थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है। देखो चलो वैसे लेमन लैंग्वेज में समझो पहले, तुम्हें समझ आएगा तभी तो ये सारी चीज़ समझ आएगी। देखो होता क्या है कि जितने भी डिस्टर्ब एरिया वहां पे क्या होता है कि फॉरेनर्स आ जाते हैं, एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, फॉरेनर्स आ जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ोगे समझ आ जाएगा। फॉरेनर्स आ जाते हैं, करते क्या है, अपना एजेंडा वो वहाँ पे प्रमोट करते हैं। ठीक है, एजेंडा प्रमोट करते हैं। इंडिया का जो अलाइन होता है वो इंडिया के फेवर में कुछ कर देता है, इंडिया का दुश्मन होता है वो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो कुछ फैलाने लग जाता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुछ चल रहा है उसको हॉल्ट कर देता है, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें, उल्टी हरकतें जो हैं वो करते रहते हैं फॉरेनर्स आके। तो जो एरिया डिस्टर्ब होते हैं बेसिकली, नॉर्थ ईस्ट के एरिया हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे हम ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये लगा देती है हमारी कंट्री। क्यों, क्योंकि फॉरेनर्स वहाँ पे अगर तू विजिट करने जाएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं विजिट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम विजिट कर सकते हो, वैसे तुम खुलेआम नहीं जा सकते। फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंडियंस की बात नहीं कर रहा, फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। आता किसके अंडर है, देखो फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958, इसके अंडर ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम ये लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है, फॉरेनर्स जो विजिट है उसको रेगुलेट करने के लिए। कहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, वनरेबल हो गया या फिर जो भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो हमारे एरियाज है वहाँ पे उनके लिए। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल बॉर्डर और अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनके बीच में एक लाइन, ठीक है, इनर लाइन जिसे हमने बोल दिया,
जैसे ये पॉपुलेशन रह रही है, ये है हमारा आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो एरिया हो गया ये क्या है हमारा इनर लाइन, तो ये जो एरिया होगा ये क्या हो गया हमारा प्रोटेक्टेड एरिया रिस्ट्रिक्शन रिजिम, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाने के लिए, इस वाले एरिया में जाने के लिए, ये जो दिख रहा है तुम्हें एरिया, ये वाला एरिया, इसमें जाने के लिए उन्हें क्या लेना पड़ेगा, पाप लेना पड़ेगा। पाप मतलब प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा, बस यही चीज़ है और कुछ चीज़ नहीं है। इससे ज़्यादा जानो ना तो भी ठीक रहेगा। इतना समझ आ गया कौन देता है, कौन देता है, किसके अंदर देता है, ठीक है, और किसको देता है, ठीक है, और क्यों देता है, ठीक है। वनरेबल वाला कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। समझ आ गया, बस इतना समझ आ गया तो तुम ऑटोमेटिकली आंसर कर लोगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों जल्दी से। अब है नेक्स्ट हमारा एनएचआरसी। एनएचआरसी तो मैं बोलूँगा कि तुम्हारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर में इससे एनएचआरसी से 4 बार इससे क्वेश्चन पूछा है, 4 बार समझते हो क्या होता है। 2014 से लेके अभी 2024 तक इसको 10 सालों में 4 बार रिपीट करा है, ठीक है। और दोबारा से अब न्यूज़ में आ गया, तो इस साल भी आएगा। 2023 में आया था, 24 में नहीं आया, 25 में फिर आएगा, ठीक है। तो एनएचआरसी को अच्छे से रिवाइज करके जाना। मैंने ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है जो अपनी लक्ष्मीकांत है, ठीक है, लक्ष्मीकांत से ज़्यादा अच्छा दे रखा है। हमारी इंडियन लक्ष्मीकांत है, इंडियन पॉलिटी जो है, उससे उस बुक में नहीं मिलेगा वो। मैंने तुम्हें डेली डिस्पैच में दिया था, पूरा एकदम सिस्टमैटिक करके दिया था ताकि तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली घुस जाए। लेकिन तुम बच्चों रिवाइज नहीं करते। रिवाइज करोगे कैसे, तुम कमेंट ही नहीं करते। कमेंट करो तब तो रिवाइज करोगे, ठीक है। तो अभी पहले देख लो न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड थे जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम, जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम, इनका नाम एकदम रट लो, ठीक है। सुब्रमण्यम जी जो हमारे दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत कितने इनके सही हैं, ठीक है। तो सुब्रमण्यम जी जो थे उनको चेयरमैन बना दिया है चेयरमैन बना दिया किसका, एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। किनको, सुब्रमण्यम जी को, ठीक है। किसने बनाया, कौन अपॉइंट करता है, द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति जी, क्योंकि इन्होंने इसके साथ साथ 2 को और कराए, मेंबर बनाया किसको, प्रियंका कनुंगो को और विद्युत रंजन सारंगी को। 2 को क्या बनाया, मेंबर बनाया, ठीक है। इनका सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन थे, हमारे प्रधानमंत्री जी थे, अपोजिशन लीडर भी उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनएचआरसी के बारे में था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर आपने तो कुछ बताया नहीं इसमें, अभी रुक तो जाओ। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको कमेंट करो, पहले इसको कमेंट करो, ठीक है, क्योंकि इसको कमेंट करोगे तो मुझे समझ आएगा कि तुमने जो इससे प्रीवियस वाला था वो तुमने समझा था या नहीं समझा था, ठीक है। उसके बाद कमेंट करने के बाद अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करो, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही तुम्हारी नई विंडो खुलेगी, ठीक है। नई विंडो खुलने के बाद ये देखो, ये हमारा डेली डिस्पैच 11 सितंबर का, ठीक है। यहाँ पे एनएचआरसी के बारे में मैंने तुम्हें बता रखा है, एनएचआरसी क्या है क्या नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट के अंदर आती है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर आती है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से, 3 मेंबर कहाँ से आते हैं, 1 मेंबर कौन है, अपॉइंटमेंट पैनल में क्या आता है, कितना स्ट्रेंथ रहती है, कितना टेन्योर रहता है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिवाइज करने के बाद फिर देखना तुम्हारा क्वेश्चन जो सही है या गलत है। अब चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। नो डिटेंशन मतलब क्या चीज़ है, बंदी नहीं बनाएंगे, क्या मतलब है इसका। देखो डिटेंशन पॉलिसी समझो क्या होती है, डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है। डिटेंशन पॉलिसी में बेसिकली बहुत ही मैं बोलूँगा कि बहुत ही बेकार पॉलिसी थी ये। क्या चीज़ था इसके अंदर, देखो तुम्हें याद होगा कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते थे वो फेल ही नहीं होते थे, ठीक है। वो इनको तुमने डाला, जो हमारा जो एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंदर ये डिटेंशन पॉलिसी आती थी। इसके अंदर क्या होता था कि हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे वो फेल ही नहीं होते थे। एक बार तुमने डालने के बाद सीधा वो 10वीं करके बाहर निकलेगा, बीच में बिल्कुल फेल ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा हमारा, ठीक है। लेकिन उससे कुछ पूछो तो उसको आता कुछ होगा नहीं। तो रीज़न क्या था, रीज़न था ये डिटेंशन पॉलिसी। इसके अंदर बोला था कि फेल नहीं करना, बच्चों को पास करो। इसमें क्या बोला था, फेल नहीं करना, बच्चों को पास करो। देखो जब तक तुम बच्चों को टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, तुम्हारा टेस्ट ही नहीं होगा तो तुम्हें अपनी काबिलियत का पता कैसे चलेगा, ठीक है। टेस्ट में तो देखो भले ही ऐसे बोलते होंगे कि जो ये टेस्ट है ये मेजर्स नहीं है कि मेरे अंदर क्वालिटी है नहीं, लेकिन टेस्ट मेजर है एक्चुअल में।
अगर तुम्हारे में क्वालिटी है तो तुम ऑटोमेटिकली जो टेस्ट है उसमें एस करोगे, अगर नहीं है तो फेल हो जाओगे। यही तो चीज़ें होंगी ना कि तुमने मेहनत करी है, तुमने परिश्रम करा है या नहीं करा, कौन चीज़ बताएगी? ये टेस्ट ही तो बताता है, और क्या चीज़ बताती है। ठीक है, तो ये जो डिटेंशन पॉलिसी थी ये क्या कहती थी कि बच्चों को फेल नहीं करना। ठीक है, बच्चों को फेल नहीं करना, तो बहुत ही बेकार पॉलिसी थी, क्योंकि बच्चों का तो टेस्ट हो ही नहीं पा रहा था कि उनकी काबिलियत क्या है क्या नहीं है, कितना उन्होंने ग्रहण करा है एजुकेशन को, कितना नहीं करा है, वो सारी चीज़ें टेस्ट हो ही नहीं पा रही थी। तो 2019 के अंदर अमेंड करके हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट को ये जो डिटेंशन पॉलिसी है इसको रिमूव कर दिया था, लेकिन अप्लाई अभी करा है। ठीक है, बस यही चीज़ है, 5वीं और 8वीं में रिमूव कर दिया इसको, डिटेंशन पॉलिसी को, नो डिटेंशन पॉलिसी को, नो डिटेंशन पॉलिसी को। ठीक है, बस यही न्यूज़ थी और ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। ये हम ऑलरेडी शायद डिस्कस भी कर चुके हैं, नहीं डिस्कस कर चुके तो देख लेंगे बाद में कभी। ठीक है, तो चलो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर डिस्कशन अच्छी लगी हो, थोड़ा समझ आया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर ज़्यादा करो बच्चों, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बच्चे समझते हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते, ये चीज़ गलत है। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़वाओ जल्दी से। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।